बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। एक ख़बर है, शुरू में हम आपको सुनाते हैं। चाइना जो है ना, उधर के एक पाकिस्तान की एक जो बच्ची है उधर, उसका एक थैलेसीमिया का कामयाब इलाज किया है नाज़रीन, जीन्स जो होती है ना उसकी एडिटिंग के ज़रिए। तो ये चाइना के जो माहिर हैं उनका दावा है कि जो जीन्स में एडिटिंग है ना, उसकी नई टेक्नोलॉजी जो है ना उसको इस्तेमाल करते हुए थैलेसीमिया में मुब्तला एक पाकिस्तान की 4 साल की जो बच्ची है उसका उन्होंने कामयाब इलाज कर दिया। तो आपको थैलेसीमिया का पता है कि जो पेशेंट्स स्पेशली बच्चे जो होते हैं उनको ब्लड की बहुत शदीद ज़रूरत होती है, उनको बार बार ब्लड लगाना पड़ता है, उनकी लाइफ लाइन के लिए ज़रूरी है। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि जब उनको ब्लड की सिचुएशन लग भी रही होती है, उसके बावजूद उनकी जो है सेहत है वो ठीक नहीं हो रही होती है। फिर अब आगे जो है ये उम्मीद की जा रही है कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण जो है वो जागेगी इंशाअल्लाह ताला खैर आफियत से। तो ये एक अच्छी ख़बर है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि जिन जिन लोगों के घरों में अगर कोई ऐसे बच्चे थैलेसीमिया पेशेंट हैं तो उनके लिए उम्मीद की किरण जो है वो जागी। आप लोग दुआ कीजिए ख़ास तौर पे कि ये जो इलाज है ये इसी तरह जैसे इस बच्ची के लिए कामयाब साबित हुआ, आप सब के लिए और आपके बच्चों के लिए अगर कोई भी इससे सफ़र कर रहा है तो उनके ख़ानदान के लिए फिर ये कारआमद साबित हो इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद एक और क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है तो आपको पता है कि ये अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मनाया जाता है, जिसमें अवेयरनेस दी जाती है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। तो आज हम भी दोबारा से जो है, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में ख़ास से दिस इज़ द 4th-5th टाइम आई एम डूइंग इट, तो ये फिर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव हैं, जो शहर हैं, जहाँ जहाँ मेरा शो देखा जाता है, आज मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दें। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी के हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये है क्या चीज़, ये कैंसर पेशेंट्स के लिए किस तरह से मुफीद है और किस किस स्टेज के जो पेशेंट्स हैं वो इससे इफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आज इसको डिटेल में जाके बात करेंगे। जो मेहमान जिनको हमने हमारे शो पे मदऊ किया है, डॉक्टर आयशा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम ज़रा पूछेंगे कि जो बेसिकली कैंसर का जो ट्रीटमेंट के लिए और चीज़ों के लिए जो साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अक्टूबर के महीने में जो कैंसर की मुहिम चलती है, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर जगह पे जो है वो किए जा रहे होते हैं, हम भी आप लोगों का साथ देने के लिए जो है आपके कदम के साथ कदम मिला रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि साइबर नाइफ जो है इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं है, मुझ समेत, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमें डिटेल में बताइएगा इसके बारे में। सो बेसिकली अगर हम साइबर नाइफ़ के वर्ड से स्टार्ट करें तो साइबर का मतलब है डिजिटल, और जो नाइफ़ का मतलब आपको पता है कि जो हमारी कन्वेंशनल एक मीनिंग है नाइफ़ का, लेकिन हाइपोथेटिकली ये इस वर्ड में यूज़ किया गया है और इसका मतलब है कि हाई डोज एक्सरेज़ की मदद से आप उन जगहों पे ट्यूमर एबलेशन का काम करते हैं या ट्यूमर किलिंग का काम करते हैं जहां एक कन्वेंशनल सर्जन नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो बेसिकली इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, सब मिलीमीटर एक्यूरेसी होती है, क्योंकि ये साइबर नाइफ़ का जो हेड है ये रोबोटिक एक हेड है जो कि AI जनरेटेड है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल रेडिएशन मशीन्स, ये हर एक इससे 5 मिलीमीटर के बाद आपका एक रियल टाइम इमेज लेगा, रियल टाइम मोशन या सिंक्रोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, और ड्यूरिंग रेडिएशन, और वो बताएगा कि ये एग्जैक्टली उस जगह पे है जहां हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट हो या ना हो। अगर वो कोई अपनी एक लिमिट से ज़्यादा आउट हो जाएगा, फील्ड से आउट हो जाएगा, रेडिएशन फील्ड से, तो द रोबोट वुड स्टॉप और वो सिग्नल भेजेगा बाहर काउच पे कि कुछ ना कुछ मसला चल रहा है, आप इसको दोबारा से सेट करें। तो बेसिकली साइबर नाइफ का मतलब है कि हाई डोज, एक्सट्रीमली प्रिसाइज, एक्सट्रीमली एक्यूरेट विद सब मिलीमीटर एक्यूरेसी आप कैंसर्स का, और जो बग़ैर कैंसर के जो सादी रसौलियाँ होती हैं उनके लिए भी बहुत सारी इंडिकेशंस आप उसका इलाज करते हैं। अच्छा, और इसके बारे में बताइएगा कि इसका जो एक टाइम पीरियड होता है इसकी ट्रीटमेंट का, वो कितना होता है, और इसमें सो बेसिकली जो साइबर नाइफ़ है, हम लोग वर्ल्ड वाइड जो इसका डाटा है वो यही कहता है कि 1, 3 या 5 फ्रैक्शंस में आप डोज को डिवाइड करके पेशेंट को डिलीवर करते हैं। और जो एक सेशन होता है वो तकरीबन कोई 30 to 40 मिनट्स का होता है। द गुड थिंग इज़ कि हम इसमें पेशेंट को कोई बेहोश नहीं करते हैं, कोई कट नहीं लगाते हैं, कोई ब्लड लॉस नहीं होता है, कोई प्री ऑप
या प्री सेशन किसी भी किस्म की प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि आपने ये करना है ये करना है, कोई डाउन टाइम इस तरह का नहीं है कि हम पेशेंट को एडमिट करें, तो बहुत क्विक और फास्ट रेडिएशन की डिलीवरी है। समथिंग लाइक अ रोबोटिक और लाइक एग्जैक्टली, इसका जो ये रोबोट ही है, ये साइबर नाइफ का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उसका टिपिकल आपको एक रोबोटिक हेड और रोबोटिक सिस्टम नज़र आएगा जो मोर देन 1600 बीम एंगल्स अपनी 6 मेजर पोजीशन से डालता है उस जगह पे पेशेंट के इर्द गिर्द डिफरेंट एंगल से जाके, और वो क्या करता है कि जहाँ आपका ट्यूमर आप फिजिशियन ने मार्क किया हुआ है उस जगह पे मुख्तलिफ जाके बीम्स उस जगग पे जाके कंसोलिडेट कर देती हैं, उस जगह पे ट्यूमर साइडल डोज इकट्ठी हो जाती है और वो बेसिकली जो साइड का सारा एरिया होता है विद इन 2 mm आउटसाइड द टारगेट एरिया वो सेफ हो जाता है। उसकी ब्यूटी ये है कि वो नॉर्मल ऑर्गन्स को कुछ नहीं करेगा और वो सारी की सारी डोज को एक जगह पे कंसोलिडेट करके उस ट्यूमर को वो किल करेगा। अच्छा, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि जो कीमोथेरेपी होती है आपको पता है, फिर एक इन चीज़ों की रेडिएशंस भी होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसकी भी कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ तो होगी ना? बेसिकली ना जब भी हम कैंसर का ट्रीटमेंट देखते हैं तो 3 मेजर मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं, जिसके अंदर कीमोथेरेपी होती है, कन्वेंशनल सर्जरीज होती है और रेडिएशन होती है। साइबर नाइफ बेसिकली रेडिएशन है, आप इसको सरोगेट नहीं कर सकते, आप इसका नेमुल बदल नहीं कह सकते कि ये कीमो का, अगर आप कीमो नहीं करवाना चाहते तो आप साइबर करवा लें, या लेट्स से आप सर्जरी की तरफ नहीं जा सकते आप साइबर करें। ऑल्दो सर्जरी और रेडिएशन ये दोनों लोकल कंट्रोल देती हैं, यानी आपने जहाँ ये करना है इनका असर जो है, ये इफेक्ट जो है ये एग्जैक्टली उसी जगह पे होगा। जो आपने सवाल किया ना साइड इफ़ेक्ट्स का, साइड इफ़ेक्ट डिपेंड करते हैं कि आपने कितना बड़ा वॉल्यूम ऑफ टिश्यू रेडिएट किया है, उसके जो पेरिफ्री के ऑर्गन्स थे वो उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट डोज वॉल्यूम कंस्ट्रेंट्स। जब हम प्लान करते हैं किसी चीज़ को तो हम उस जगह का, उस एरिया का वॉल्यूम निकाल के उसके अंदर हम देखते हैं कि इस वॉल्यूम का इस परमिसिबल डोज से ज़्यादा ना मिले। अगर तो वो विद इन द रेंज होती है तो पेशेंट को कोई एक्यूट और क्रॉनिक साइड इफ़ेक्ट इस तरह से नहीं आते। अगर खुदा न खास्ता अभी कोई रेडिएशन इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए तो हाँ फिर उस टिश्यू से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन जब हम कन्वेंशनल रेडिएशन को देखते हैं कि उसके अंदर एरिदीमा हो रहा है, आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, जो हेड एंड नेक कैंसर्स के अंदर जो पेशेंट ट्रीटमेंट कराते हैं तो कैसे स्किन जल जाती है, लॉन्ग टर्म फाइब्रोसिस हो जाता है, स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ऊपर की स्किन उतर जाती है, तो इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट साइबर नाइफ का नहीं होता। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि जैसे स्टेजेस होते हैं कैंसर के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनमें सारे जो स्टेजेस हैं इनमें किस स्टेज पे साइबर नाइफ जो है बहुत अच्छा काम करता है? सो बेसिकली कैंसर के आपको पता है कि हर साल गाइडलाइंस आती हैं, और जो SRS या SBRT जो 2 टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, SRS का मतलब है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, ये टिपिकली टर्म यूज़ की जाती है ब्रेन और सर्वाइकल स्पाइन के ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए। अच्छा। और SBRT इट मीन्स स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, ये बाकी बॉडी के जो हाइपोफ्रैक्शनेशन है, यानी कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लान था आपने 30 फ्रैक्शंस देनी थी पेशेंट को, ठीक है, आप उसको हाइपोफ्रैक्शनेट कर रहे हैं, यानी कि वही डोज हम कम नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में दे रहे हैं। इसका मतलब है आप स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी कर रहे हैं। अच्छा। स्टीरियोटैक्टिक का मतलब है कि आप उसकी शेप को कन्फॉर्मल करके आप उसकी शेप के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। सो बेसिकली होता क्या है कि जब हम साइबर नाइफ के देखते हैं कि क्या इंडिकेशंस हैं तो उसमें 2 मेन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एक तो हम देखते हैं कि कैंसर वर्सेस नॉन कैंसरस। अगर मैं कैंसरस की बात करूं तो उसके अंदर जो स्टेज 1 लंग कैंसर है, स्टेज 1 प्रोस्टेट कैंसर है, स्टेज 1 लिवर कैंसर है, ये टिपिकल इंडिकेशंस हैं जो गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर कोई पेशेंट सर्जरी टॉलरेट नहीं कर सकता या उसको कोमॉर्ब्स इतनी ज़्यादा हैं या एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे पेशेंट है, उसको लेट्स सपोज एनेस्थीसिया फिटनेस नहीं मिल सकती, तो ये वो सारी टिपिकल इंडिकेशंस हैं जहां आपने वही काम साइबर नाइफ से लेना है, पहली बात। दूसरी बात है कि अब स्टेज 4 के अंदर बहुत सारे हमारे पेशेंट्स, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमारे पास जो डिटेक्शन ऑफ कैंसर है वही बहुत लेटर स्टेजेस में, तो साइबर नाइफ का जो बेसिकली रोल है ये मेटास्टेटेक्टमी में है। लेट्स से कि ब्रेस्ट का एक लीजन था, वो उठ के ब्रेन में चला गया। अब ब्लड ब्रेन बैरियर को हर ड्रग क्रॉस नहीं करती, यू नीड टू डू समथिंग फॉर लोकल कंट्रोल, कि पेशेंट को अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, अब आपने कुछ ना कुछ करना है उसके लिए, या वो लिवर में चला गया है उसका एक मेट, या वो लंग में चला गया। अब मेटास्टेक्टमी में रोल आ जाता है साइबर नाइफ का, कंसिडरिंग कि मैक्सिमम ये 5 लीजन्स हों या 5 से प्रेफरेबली कम लीजन्स हों, आप उनको टारगेट करके उनसे वही आप इफेक्ट ले सकते हैं जो आप कन्वेंशनल सर्जरी से ले सकते हैं। ओके, आपके साथ एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो आप समझा रही हैं, मगर हम आप लोग की भी कॉल शामिल कर सकते हैं अगर आपको जानना चाहते हैं
साइबर नाइफ के बारे में, इस ट्रीटमेंट के बारे में, और किसी को अगर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं कि किसी की फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर के कोई पेशेंट्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप अभी यहाँ पर हमारे माहिरीन से ले सकते हैं। ठीक है। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारी माहिरीन जो है यहाँ पे आपकी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ फरमा है। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे हम। अगर किसी को इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे यहाँ पे हमारी माहिरीन से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ बताई थी साइबर क्राइम के बारे में, कुछ मज़ीद मालूमात आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे एक केस शेयर कर रही थी कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम स्टेज 4 के अंदर साइबर नाइफ का कैसे हम क्या रोल हो सकता है बेसिकली। तो मैं आपसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस शेयर करी थी कि पिछले साल हमने अप्रैल मई में तकरीबन एक 62 इयर्स ओल्ड फीमेल थी, स्टेज 4 सी ब्रेस्ट थी, और उनको कीमो भी लग रही थी, सर्जरी भी उनकी हो गई, उनको एक दफ़ा होल ब्रेन रेडिएशन भी होगी क्योंकि उनके ब्रेन में डिजीज़ जा चुकी थी। अच्छा। मेरे पास प्राइमरी फिजिशियन ने रेफ़र किया कि हम होल ब्रेन लगा चुके हैं, कीमो हम दे रहे हैं, फ़िलहाल हम टारगेटेड थेरेपी पे हमने इनको रखा हुआ है, लेकिन अभी भी ब्रेन के अंदर मल्टीपल माइन्यूट लीजन्स हैं, मेट्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हो जाता है तो आप लिमिट नहीं कर सकते ना कि यहाँ एक लीजन आ गया, आप उसको टारगेट करके रेडिएट तो कर सकते हैं, लेकिन वंस इट हैज़ गॉन इनटू द ब्रेन पैरेन्काइमा तो फिर वो स्प्रेड हो जाएगा हर जगह। तो जब हमने उनको एज अ चैलेंज लिया, मैंने पेशेंट को भी काउंसल किया कि जी अब इस तरह है, 60 ब्रेन मेट्स थे उनके। मैंने उनका एक पेट स्कैन करवाया। मैंने कहा अगर हमने ये इतना बोल्ड स्टेप लेना है, ऑब्वियसली हमने पेशेंट को प्रॉपर्ली काउंसल किया कि आइडियली अगर आप लिटरेचर देखेंगे तो नॉट मोर देन 5 मेट्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं कि यू शुड ट्रीट ऑन SRS, जो मैंने अभी आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी। ठीक है, मैंने उनका पेट करवाया तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी पेट स्कैन बेसिकली बॉडी का एक फंक्शनल स्कैन है जो बताता है कि एक्यूट कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में या कोई कैंसर बॉडी में तो नहीं है। तो पेट वॉज क्लियर, 100% पेट क्लियर था, एंड द ओनली साइट ऑफ डिजीज़ वॉज ब्रेन। खैर उन पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस बहुत अच्छा था माशाल्लाह। आंटी जो हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अपना होटल रन करती हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उनको मैंने बड़ी डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे है। खैर उस केस पे हमने कोई 10, 15, 20 दिन लगाए, बहुत बारीक बारीक छोटे 60 लीजन्स को हमने टारगेट किया। उनकी ऑब्वियसली सिस्टेमिक थेरेपी जो टारगेटेड थी वो भी उनके साथ चल रही थी। सेकेंड फॉलोअप करके हटी हूँ मैं उनका कोई 3 महीने पहले। 60 से दोज मेट्स हैव कम डाउन टू 2 मेट्स। और इस केस के लिए मैं बहुत आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल, मैं डरी हुई थी कि क्या होगा, कोई एक्यूट न्यूरोकॉग्निटिव डिसफंक्शन ना हो, कुछ और ना हो। खैर हमने बहुत सारे इसमें कस्टमाइजेशन की थी, डोज मॉडिफिकेशंस की, उनको मैंने बड़े हाई डोज स्टेरॉइड का कवर दिया, ऑल्टरनेट डे उनको यानी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से काफ़ी कुछ हट के किया। लेकिन अल्टीमेटली ये पेपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्यूरियस के नाम से अमेरिकन जर्नल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 1 है विच इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड इम्पैक्ट फैक्टर। तो उसमें ये लास्ट मंथ हमारा पब्लिश हुआ है, और फ़िलहाल सॉर्ट ऑफ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है क्योंकि इससे पहले जापानीज़ स्टडी है जिन्होंने गैमा नाइफ से 30 मेट्स को ट्रीट किया हुआ है, गैमा नाइफ से। और दिस इज़ द फर्स्ट स्टडी ऑफ इट्स ओन काइंड कि साइबर नाइफ से 60 ब्रेन मेट्स हैव बीन ट्रीटेड सक्सेसफुली इन दिस पेशेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट, और मुझे लगता है कि दिस इज़ अ बेंचमार्क नाउ कि मेरे कोलीग्स के लिए और बहुत सारे उन लोगों के लिए भी, ऑब्वियसली केस टू केस वेरिएशन हर फील्ड में आ जाती है, लेकिन जब आप एक चीज़ कर लेते हैं ना तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि अच्छा कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो दिस इज़ अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम इज़ इट वेरी एक्सपेंसिव और इज़ इट वेरी अफोर्डेबल? अच्छा, तो बेसिकली अगर हम वर्ल्ड वाइड डाटा सर्च करें ना तो $25,000 to $50,000 है जो हम US में या ऑस्ट्रेलिया में या हम UK में साइबर नाइफ पर सेशन के हिसाब से या 5 सेशंस का जैसे हम देखते हैं तो ट्रीटमेंट है, जो कि तकरीबन 70 लाख 80 लाख पाकिस्तानी रुपीस तकरीबन बनता है। तो वो देखें अगर, और बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इसको कवर नहीं करती हैं, तो पेशेंट हैज़ टू पे फॉर इट। यही एक वजह है कि हमारे अमेरिका तक में, सॉरी यूके अमेरिका तक में नहीं पे करती है, नहीं करते, इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करती क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली हमारे पास अब जितने पेशेंट रेफ़र होके आ रहे होते हैं जो पाकिस्तानी हैं, यूके में सेटल्ड हैं, US में, UAE में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ये सारे वापस आके ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। यानी हमारे पास अब वर्ल्ड वाइड रेफरल आ रहा है हमारे पास।
सो बेसिकली होता है कि पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हेल्थ कार्ड इस चीज़ को बियर कर रहा है, हेल्थ कार्ड इस चीज़ को कवर कर रहा है। जो पेशेंट डेलिब्रेटली देना चाहता है हम उसे एक फ्रैक्शन का तकरीबन 2.5 लाख चार्ज करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी पेशेंट पॉपुलेशन इतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती है, पेइंग कैटेगरी में नहीं होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब पेशेंट्स का बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट जो है वो हेल्थ कार्ड से मुमकिन होता है। और ये 100% फ्री हो गया मतलब अगर जी बिल्कुल, जो जैसे हेल्थ कार्ड में जो है वो 7.5 लाख करंटली जो स्टेटस उसका चल रहा है, तो बाकी की जो 2 फ्रैक्शंस हैं, लेट्स से कि अगर हमने किसी 5 पेशेंट को 5 फ्रैक्शंस में प्लान करना है, तो जो 2 फ्रैक्शंस हैं वो माशाल्लाह घुड़की हॉस्पिटल जो है हमारा वो अपने फंडिंग, क्योंकि ट्रस्ट हॉस्पिटल है तो वो अपनी फ़ंड से उसको कवर कर लेता है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी और जगह, जैसे अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के पेशेंट्स वगैरह, तो कहाँ इसके अलावा ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। साइबर नाइफ पाकिस्तान में 2 जगह अवेलेबल है। पहली जो है JPMC जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉम्प्लेक्स कराची में है, और दूसरी घुड़की हॉस्पिटल में है, और ये पंजाब की वाहिद मशीन है। ये तो है साइबर नाइफ जो कि पाकिस्तान में भी सिर्फ 2 हैं। और अदरवाइज़ अगर जो हमारी जनरल जैसे कैंसर के सेंटर्स हैं वो लाहौर में अगर मैं बात करूँ तो माशाल्लाह इस वक्त 5 हैं, इंक्लूडिंग शौकत खानम, सलीम मेमोरियल, CMH, इनमोल कैंसर केयर हॉस्पिटल। तो ये वो हैं जगह हैं जहाँ पे हमारी जो कन्वेंशनल रेडिएशन की मशीन्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं और वो माशाल्लाह अपनी फुल पोटेंशियल पे काम भी कर रही हैं। अच्छा, बहुत दूर के एरिया से जैसे कोई आता है ट्रीटमेंट के लिए, अब उनको डॉक्टर्स जो है वो थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप अभी नहीं, आपको महीना, फिर 40 दिन या 20 दिन, फिर महीना 2 महीने के भी आगे के टाइम से मिल जाते हैं। तो इसके हिसाब से फिर वो पेशेंट कितना सर्वाइव करेगा, मतलब अगर उसकी कंडीशंस इस तरह की है या चीज़ें हैं तो फिर सो बेसिकली जब आप कोई भी पेशेंट को लेते हैं ना तो आपने मल्टीपल चीज़ें देखनी होती हैं। आपने देखना होता है कि कैंसर की हिस्टोलॉजी क्या है, वो किस स्टेज पे है, पेशेंट की एज क्या है, उनका परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है, और आप क्या ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे रेडिएशन के हमारे जितने भी सेटअप्स हैं वो ओवरवर्कड हैं, उनको पे अगर आप रेडिएशन का भी टाइम लेने जाएंगे किसी कन्वेंशनल सेंटर पे तो प्रॉबेबली आपको 4 से 6 माह सिर्फ शुआओं का टाइम मिलेगा। तो उस दौरान आइडियली जो फिजिशियन होता है वो ये डिसाइड करता है कि इज़ इट द राइट टाइम कि हम इनकी मीन वाइल कीमोथेरेपी शुरू कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पेशेंट को अनअटेंडेड या अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो कैंसर ने तो आगे जाना ही जाना है, बढ़ना ही बढ़ना है। तो उस टाइम पीरियड में आपको इसकी टारगेटेड थेरेपी, कोई हार्मोन थेरेपी, कोई कीमोथेरेपी शुरू कर देते हैं ताकि उसको वो ब्रिज मिल जाए। अच्छा, तो फिर ये सही रहता है फिर इस तरह से पेशेंट्स के। तो उसमें फिर जब आपका रेडिएशन का टाइम आता है तो पेशेंट वो अपनी जो भी उसकी रिक्वायर्ड रेडिएशन है वो लगवा लेता है। अच्छा, बहुत से लोग रेडिएशन से बहुत घबराते हैं, रेडिएशन से उनको बहुत डर लगता है, आपको पता है, क्योंकि एक शुआएं होती हैं और लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो अल्लाह ना करे वो नीली हो जाएगी, पीली हो जाएगी, काली हो जाएगी। ऑल्दो इफ़ेक्ट्स तो आपको पता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो रेडिएशन के जो चीज़ है वो एक तो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि कीमो के बाद यू नीड टू हैव द रेडिएशन। बिल्कुल। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या वाकई बहुत हैवी है जिससे जैसे लोग डर रहे होते हैं? सो बेसिकली जो कन्वेंशनल रेडिएशन है उसकी स्टार्ट जो होता है ना, जो एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर आपकी, क्योंकि स्किन जा रही होती है ना, जहाँ से रेडिएशन जा रही है वो ऑब्वियसली आपकी स्किन से ट्रैवर्स करके जा रही है। तो जो सबसे पहले चीज़ आपकी अफेक्ट होती है वो स्किन चेंजेस आपको आना शुरू होते हैं, जिसमें एरिदीमा, कोई ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, कोई स्किन जल जाती है, लॉन्ग टर्म में वो फाइब्रोज हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं कि रंगत उसकी ब्लैक हो जाएगी। ये सब चेंजेस उसकी स्किन पे होंगे। फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डिपेंड करता है, जैसे हम ब्रेस्ट के अगर हम बात करें, जब हम सीए ब्रेस्ट के ऊपर कन्वेंशनल रेडिएशन करते हैं तो ब्रेस्ट टिश्यू के साथ साथ अंडरलाइंग लंग टिश्यू भी है ऑब्वियसली, जिसको हम कहते हैं कि ये रेडिएशन इंड्यूस निमोनिया कॉज कर सकता है, ये लॉन्ग टर्म में पेशेंट को फाइब्रोसिस हो जाता है। अच्छा। या जैसे हार्ट है, अगर लेफ़्ट साइड का कोई ब्रेस्ट ट्रीट हम कर रहे हैं तो हमने हार्ट की डोज को बड़ा कंट्रोल करना है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो बाकी बॉडी के ऊपर होते हैं, पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है, लिथार्जी हो सकती है, पेशेंट को लगता है मुझे बुखार वाली फीलिंग कुछ ऐसी आ रही है। तो ये एक्यूट साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है जो किसी भी किस्म की रेडिएशन में पेशेंट सफ़र करता है उससे। ओके। और जिसकी फैमिली हिस्ट्री है ना, उनके लिए कोई ऐसे टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के हिसाब से अगर आपको लगता है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो उनको करवाते रहने चाहिए और कब कब करवाते रहने चाहिए? बेसिकली वही बात है कि हमारा मुल्क जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ों में भी थोड़ा लैग कर रहा है, जिसमें हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक अक्टूबर का महीना अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद एक सालों से बड़ी बाकायदगी से इसको मनाते हैं।
ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। तो आइडियली इसमें यह है कि एक तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो इवन बच्चों को भी, जो 9-10 साल से बड़े बच्चे हैं या जिनको मिनार्की जिनकी शुरू हो गई है, पीरियड्स आना शुरू हो गए, उनको आइडियली हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी बायलैटरल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपना करना चाहिए। इवन एक्जिला जो बगलें हैं उसके अंदर जो लिम्फ नोड्स है, गले के अंदर, ये सारा कुछ देखना चाहिए। कोई अब नॉर्मल रसौली, गिल्टी, निपल में चेंजेस, कोई डिस्चार्ज, कोई रेडनेस, कोई ब्रेस्ट में एसिमेट्री, ये सारे वो फीचर्स हैं जिसको छुपाना नहीं चाहिए ऑब्वियसली अपने किसी बड़े को, और फिर आपके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल फैसिलिटी है उसको गाइड करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। दूसरा ये कि जो 30 ईयर्स की ख़वातीन हैं उनको बायलैटरल ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड ईयरली बेसिस पे रिकमेंडेड है, और जो 40+ ख़वातीन हैं उनको बायलैटरल मेमोग्राफी ईयरली बेसिस पे रिकमेंडेड है। और ये सब चीज़ें ज़्यादा उन फैमिलीज़ के लिए या उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी फ़र्स्ट डिग्री रिलेटिव, माँ, बेटी, बहन, खाला, नानी, इनमें से किसी को भी अगर था तो उनमें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनकी शरह ज़्यादा है। तो ये वो सारे टारगेट ऑडियंस हैं जो कि जिनकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर इस फेज से गुजरा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि 1% मेल पेशेंट्स भी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकते हैं। 1%? जी, ऑल्दो इट्स वेरी रेयर, बहुत ही कम, लेकिन स्टिल मेल पेशेंट्स कैन हैव सी ब्रेस्ट एज वेल, जिनकी प्रोग्नोसिस, जिनका ट्रीटमेंट, हर चीज़ जैसी हम फीमेल को करते हैं ना, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सब कुछ वैसा ही सेम टू सेम मेल। रिमूवेबल भी सारा कुछ, सब कुछ, सर्जरी भी होती है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ पे हम फोकस करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से आपने डिटेल में जाके लोगों को समझाने की कोशिश की। आई होप आपको डॉक्टर आयशा की तरफ से बड़ी रहनुमाई हासिल हुई होगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये ब्रेस्ट कैंसर का जो महीना मनाया जा रहा है इसमें अपना खुद एग्ज़ामिन ज़रूर करें, अपने बच्चियों को ज़रूर एग्ज़ामिन करें, देखें, और कोई चीज़ है तो छुपाएं मत, जाएं अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स को चेक कराएं, अपनी फैमिली को जो है ना अपने साथ अपनी बात के और मिला के तो अपनी ट्रीटमेंट को जो है ना वो शुरू करवाएं अगर ऐसे कोई इश्यूज़ है तो। टेक केयर, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम जिस पे बात करेंगे, वो हम बात करेंगे शादी के हवाले से। नाज़रीन, आप 20 साल की उम्र में शादी कर लें, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में शादी कर लें, अब अभी आपकी जितनी ज़िंदगी है ना वो आपने एक शख्स के साथ गुजारनी है, आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ। वो आपकी चाहे ज़िंदगी 20 साल हो, 30 साल हो, चाहे 40 साल हो। अब वो जो एक पार्टनर है ना आपका, अपना दुख सुख आपने उसी के साथ शेयर करना है, उसी के इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी घूम रही है, जो शेयर करना है उसी के साथ शेयर करना है, ठीक है। फिर खुशियाँ, गमियाँ, सब कुछ। देखें, जो बाकी रिश्ते होते हैं ना, जो भाई और बहन के जो रिश्ते हैं वो एक टाइम पे आपको छोड़ के चले ही जाते हैं, ठीक है। जो देखें, माँ बाप भी चले जाते हैं, और जो भी है आपके जो पार्टनर हैं जिसके साथ आपकी शादी होती है, वही पार्टनर आपके साथ आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ चलता है, आपके साथ कदम से कदम मिलाता है। वही पार्टनर आपकी ज़िंदगी बनाता है, और वही पार्टनर जो है आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। तो आज हम इसी हवाले से हमने सोचा कि कोई ना कोई टॉपिक रखें जिसमें हम आपसे ये डिस्कस करें कि जो कामयाब शादी होती है असल में उसका राज क्या होता है, उसकी क्या एक वे है। क्योंकि देखें, मोस्टली दूर दूर तक ऐसे कपल्स हमें देखने को नहीं मिलते जिन्होंने खुशी से ज़िंदगी गुजारी हो, अभी तक साथ हों, और इतनी मोहब्बत और इतनी केमिस्ट्री हो। क्योंकि मोस्टली जितने भी लोगों को हम देखते हैं तो वो बस इस रिश्ते को कैरी कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, धक्का दे रहे होते हैं, और उसके बाद वो धक्का ज़्यादा देर नहीं चलता। एक एग्जॉस्टेड ज़िंदगी, एक एग्जॉस्टेड पीरियड टाइम जो है ना फिर उनके ऊपर आ जाता है। अलग अलग कमरों में सोना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की बात नहीं समझते, एक दूसरे के लिए तैयार नहीं होते, एक दूसरे के लिए खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं करते, एक दूसरे के साथ ड्राइव पे नहीं जाते, घर के मसाइलों, बाहर के मसाइलों बैठ के किसी जगह पे, जो गोरे कहते हैं ना टेबल टॉक करना चाहिए, बेगम और मियाँ की एक जो है ना सही बात है कि बैठ के हर चीज़ पे टेबल टॉक करते हैं, बात करते हैं, बच्चों के मसले हों, बाहर के मसले हों, घर के, ख़ानदान के, पैसों के, कुछ भी। ये मियाँ बीवी इसलिए से कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, इनको साथ चलना ज़रूरी है। तो मेरे पास जो है ना इर्द गिर्द के लोगों में एक करीबी बहुत अच्छी मिसाल थी जो मेरी आँखों देखा है।
आपने भी उनको जो है बड़ी अच्छी तरीके से देखा है, आप जानते हैं सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं और MS हैं, फाउंटेन हाउस के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मगर एक उनका जो सीक्रेट है, उनकी कामयाबी का सीक्रेट जो उनका राज है वो है उनकी बेगम। आज हमने उनको अकेले नहीं बुलाया, आज हमने उनसे फ़लसफ़े नहीं सुनने, आज हमने उनकी बेगम से फ़लसफ़े सुनने। आज हमारे साथ आयशा इमरान साहिबा भी मौजूद हैं और आज हम इन लोगों से जानेंगे कि कामयाबी का जो एक राज है आपका, वो शादी की कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान कामयाब हो सकता है। क्या बात है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। माशाल्लाह। और मैं आपको बोलूँ नए नवेले दूल्हा लग रहे हैं आज आप। तकरीबन तैयारी तो वैसे ही आपके पीछे आपकी बेगम की होती है, चाहे आपके कपड़ों की हो, चीज़ों की। मुझे हमेशा इन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कपड़े कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से सिलते हैं, सारी चीज़ें जो है वो मेरी बेगम करती हैं और इतनी खूबसूरत नफीस ड्रेसिंग करके आते हैं हमेशा। और ब्लैक पे मैं आपसे हमेशा नाराज़ होती हूँ कि आज ब्लैक क्यों नहीं पहना दोबारा, इतना सूट करता है जी ऐसे ही है। तो आपको कैसे पता चलता है कि मेरे जो मियाँ हैं, मैं कुछ लाऊंगी, कुछ इनके लिए पसंद करूंगी, उनको पसंद आएगा? इतने साल की शादी में कैसे सीखा, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, प्लीज़ एक्सप्लेन। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत ही खुशी की बात कि जो है आज मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठी हूँ। मैं हमेशा इन्हें टीवी पे देखती हूँ, आपको भी देखती हूँ। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी मुश्किल से ये ब्लैक पर आए वैसे, बाय द वे। मेरी ख्वाहिश थी कि ये पहने। आई एम सो थैंकफुल कि इन्होंने मान ली मेरी बात और फिर मैंने सिलवा दिया। ये ही इज सो यूज्ड टू वेयरिंग वाइट ऑलवेज। अच्छा, ब्लैक का मकसद जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है ना, जो असल बात जानना चाह रही हूँ कि आप इस स्टेज तक इनको लाई कैसे, आप खुद इस स्टेज पे आई कैसे कि आपको इनकी पल पल की बात, इनकी हर चीज़ की जो फ़िक्र है वो आपको पता चल जाती है? जैसे नहीं होती, मैं कहती हूँ ना, माँ को सब कुछ पता चलता है, उसके बाद बीवी को। जी बिल्कुल। तो ये कैसे स्टेज आया? बहुत प्यारा सवाल है। मैं समझती हूँ कि शादी मैं से हम का सफ़र है। वाह। जब हम मैं से हम बनते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि वी आर नॉट राइवल्स, वी आर अ टीम। वाह। तो हमसे कहीं गलती, जो आप जानती हैं हम एक मेंटल हेल्थ सेटअप में काम करते हैं, मैं भी इनके साथ ही काम करती हूँ। बिल्कुल। तो हमारे पास जो केसेस आते हैं उनमें जो एक बड़ी मेजर हम कॉमन चीज़ देखते हैं कि जब आप मुकाबला शुरू कर देते हैं, आप सोचते हैं कि इसका ये, इन्होंने इनके साथ ऐसे किया, अपनी वालदा से ऐसे किया, मेरी वालदा से ऐसे किया, इनका भाई के साथ इस तरह और मेरे भाई के साथ इस तरह, यू नो, एंड इन मैनी वेज मेरी दफ़ा इन्होंने यूँ किया, अपनी दफ़ा इन्होंने यूँ किया। तो जैसे ही आप वो उस राइवलरी के कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं तो आप टीम से, हम से मैं हो जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने लोगों को कामयाब देखा वहाँ मैंने देखा कि वो हम थे, वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं थी। और मैं ये समझती हूँ कि जब आप हम की तरह सोचने लगते हैं तो फिर चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, हम आंगी आती है, मोहब्बत आती है, तमाद आता है। और ये सिर्फ मियाँ बीवी ही नहीं, पूरे घर को बदल देता है, उसके पूरे एटमॉस्फेयर को बदल देता है। वाह। एक ब्रेक लेंगे आयशा जी, उसके बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। और ज़बरदस्त जो है हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कामयाब शादी का राज एक कामयाब कपल के साथ। टेक अ ब्रेक। ओह माय गॉड, हम अभी ब्रेक पे भी बात कर रहे थे नाज़रीन। सीरियसली आपको मैं बताऊँ, आप किसी ज्ञान वाले लोगों के साथ बैठे तो कोई शक नहीं उसमें आपको ज्ञान ही मिलता है, आपको समझदारी मिलती है, बात मिलती है। अब मैं इनसे भी ब्रेक में भी बड़े सारे पहलू पे बात कर रही थी, तो मुझे लगा कि आज के जो शो है ना उसमें मुझे इनसे बहुत सारे मशवरे चाहिए, जिस तरह का माशरा चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ भी आना चाहूँगी, मुझे बताइएगा कि ये जो अभी छोटी छोटी बात पे नोक झोंक होती है मियाँ बीवी में, और वो नोक झोंक इतनी लंबी हो जाती है कि वो उनके घर तक पहुँच जाते हैं बेगम के, और बेगम जो है उनके घर तक पहुँच जाती हैं। फिर वो बैन हो जाता है, तेरी माँ नहीं आएगी घर पे, वो कहेगा मेरी माँ आएगी, तेरी माँ नहीं आएगी, मेरा घर है, तेरे बाप का घर नहीं। छोटी छोटी बात यहाँ तक जो स्टेज पे आ जाती है, वो किस तरीके से पहुँच जाती है इतनी सी बात पे? अच्छा, आप ये देखिए फ़िज़ा, आपने भी ज़िंदगी गुजारी है, हमने भी ज़िंदगी गुजारी। पहले तो शादी का मकसद समझ लें कि शादी बुनियादी तौर पे है क्या। शादी, मैं समझता हूँ शादी में बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए पहलू, मुश्किलें पैदा करने के। आपको इंडिया पाकिस्तान की थोड़ी जंग लड़ रहे हैं, और बदकिस्मती से होता भी यही है कि वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाती है। अच्छा, शादी से पहले आप ज़रा देखें सिनेरियो, चाहे वो मोहब्बत की शादी हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, दोनों सूरतों में हम शादी करते किससे?
चाहे वो गरीब है, अमीर है, मीडियोकर है, पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, शादी करते हम उससे हैं कि जो दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की, सबसे बेहतरीन अपने हिसाब से शानदार लड़की से शादी करते हैं। यही मेरे लड़के के लिए है, शादी हम उसी से करते हैं कि जो हमारे हिसाब से हमारा जो दामाद है या हमारा शौहर है या हमारा, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। उसी से करते हैं ना, कुछ जानते बूझते तो उससे करते नहीं है कि जिसमें कोई कमज़ोरी है, जो बीमार है, जो कोई माशरे में उसका कोई हैसियत नहीं, हम करते अपने हिसाब से उसी से। बिल्कुल यार ये होता क्या है थोड़ी देर के बाद, जैसे कुछ दिन गुजरते हैं और आपके अंदर वो सारे नुक्स निकल आते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं होते। सबसे बुरा वही लगने लगता है, सबसे बुरा भी वही लगने लगता है या लगनी लगती है। उसके चलने फिरने पे मुसीबत हो जाती है, उसके काम करने पे, उसकी नौकरी पे, बंदे की नौकरी पे। ये होता क्यों है? उसकी वजह, जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ में आती है कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ नहीं पैदा करते, बल्कि हम एक दूसरे के साथ राइवलरी में चले जाते हैं, मुकाबले में चले जाते हैं कि तुम्हारी माँ, जैसे अभी आपने कहा कि तुम्हारा बाप। जब हम इस रिश्ते को मैं से हम में लेके जाते हैं ना, तो बड़ी खूबसूरती से ये रिश्ता चल सकता है। जब हम अपने ऊपर तसव्वुर करते हैं कि भाई अगर इससे गलती हुई तो मुझसे भी हो सकती थी, जब हम इसको जब हम अपने आप को चाहते हैं कि इसको माफ़ी मिल जाए, हमें माफ़ी मिल जाए, तो हम उसको भी माफ़ कर देते हैं। तो ये कुछ बिहेवियर्स हैं कि जो रिश्तों को आगे चलाते हैं। अदरवाइज़ आपने और मैंने दोनों ने ये देखा है। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है इमरान साहब, जो इधर से कंटिन्यू करेंगे इस रिश्ते को, और हम आपकी जो बातें हैं ना उसमें मशवरों पे ही आज का शो चलाएंगे। तो देखिएगा ज़रूर, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मिसेस भी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। कामयाब शादी के ऊपर हम बात करें। अभी ब्रेक में इमरान साहब और उनकी मिसेस मुझसे डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ों को। मैं उसी को सवाल बना के इनके सामने, आपके सामने मिसाल पेश करूँगी। शादी से पहले एक लड़की जो है, अभी इमरान साहब कहते हैं कि सजदे करती है, इबादतें करती है, दुआएं करती है उसकी, कि जिस घर में मैं जा रही हूँ वो लड़का बहुत अच्छा निकले, मुझसे बहुत प्यार करे, मेरी खिदमत करे, और ये हो मैं खुश रहूँ, कामयाब रहूँ, मेरी शादी कामयाब रहे, सब कुछ रहे। और उसके बाद जैसे ही उस घर में जाती है, तो उसके बाद जाने के बाद सबसे पहले उस लड़के को शक करना शुरू कर देती है। तैयार क्यों हुआ है, परफ्यूम कितनी लगा रहा है, जा किधर है, फ़ोन किसका आया है, किस लड़के से बात कर रहा है, ये लड़का इसको किसी लड़की से तो नहीं मिलवा देगा, या ये वो कोई भी ऐसी बात सोच। फिर सास के बारे में सोचना शुरू कर देगी कि सास से ऐसे क्यों बात कर रही है, ये बात क्यों नहीं कर रही है, ये नंद के ऐसे मिजाज क्यों। मतलब उस घर में स्पेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के बजाय सबके लिए आप जासूसी एक जो है ना निगाह रख के बैठ जाती है। तो फिर आपका घर कैसे बचेगा, आपका घर कैसे बसेगा? मतलब एक कदम अगर आपके शौहर ने उठाया है तो दूसरा कदम आपको भी उठाना है। मगर कुछ ऐसी गलतियाँ जो मुझे लगता है जो हमारी शादी ख़राब करती हैं, उसमें हम उन गलतियों के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले बताइए कौन सी ऐसी गलतियाँ की जाती हैं पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ से, जहाँ पर जाके शादी ख़राब हो जाती है? जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स की जानिब से जो मेंटल तैयारी है ना, वो उसकी फ़िज़िकल तैयारी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शायद। हम कहते तो हैं कि जहेज़ में आपको क्या चाहिए, दुल्हन बनेंगी तो कौन से कपड़े पहनेंगी, क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, वो भी बता रही होती हैं। लड़के की भी ख्वाहिशात होती हैं, लड़की की भी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन ये सब सुपरफिशियल है, सतही है। जो असल तैयारी थी वो तो उसकी ज़हनी तैयारी थी, उसकी जहन साजी थी, उसकी वो इक़दार पर बातचीत थी, जिन इक़दार को उसने आगे जाके मलहूज़ ख़ातिर रखना है, कैसे उसने फ़ैमिली में रहना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद है, हमारे बुज़ुर्ग किया करते थे। वो कहते थे कि शौहर इमाम होता है। अब इस पे बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि लोग इसको कितना समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर टीम का ही एक इमाम होता है, कोई एक तो कैप्टन होता ही होता है ना। तो आपको उस वैसे भी अल्लाह ताला ने शौहर को हाकिम रखा है, ऊपर रखा है जी, औरत के। बिल्कुल। तो जितने लोग हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनमें जो बेहतरीन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका एक इंग्रेडिएंट मुश्तरक है। और वो क्या इंग्रेडिएंट है? वो ये इंग्रेडिएंट है कि वो जब उसकी शादी हुई तो उसने ये सोचा कि मैं जिस जगह शादी होकर जा रही हूँ ना, मैं उस घर को बेहतरीन घर बनाऊंगी। वाह। मैं उस हस्बैंड को अपने बेहतरीन कामयाबी की सीढ़ी तक पहुँचाऊंगी। वाह। मैं उसे हेल्प करूंगी टू बिकम द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट। नाउ दिस माइंडसेट एज कंपेयर टू एनीबडी जो कि सिर्फ अपनी
ख्वाहिशात हैं उसके, कुछ चंद जहन में कुछ जगमग जगमग सितारे हैं, वो वहाँ चला जाता है एंड जस्ट ड्रॉप इन। और तो मैं ये समझती हूँ कि आज की लड़की तो ये कहती है ना कि मुझे कामयाब मर्द मिले, बना बनाया कामयाब मर्द मिले, मैं उसे नहीं बनाऊँ, गाड़ी बंगला पैसा दौलत सब कुछ उसके पास हो, मैं ब्याह के जाऊँ और मैं अय्याशी करूँ। जो आपने बात की ना साथ मिलके ग्रो करने वाली, आज की लड़की में ये वाली बात नहीं है। आज की लड़की को जो आप बात कर रही है ना कि उसकी ग्रूमिंग, उसकी चीज़ें उसको सिखाना चाहिए, घर पे जब शादी हो रही है तो उसको बिठा के बताना चाहिए। आज के तो दौर में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो, और वो जो घर में तैयारियां हो रही होती, वही हो रही थी कि मेहंदी में डांस किस किस्म का करना है, और मेहंदी के डांस के आइटम में कौन कौन डांस करेगा। वो कज़न करेगा, वो उसका क्लास फेलो करेगा, वो उसका दोस्त करेगा, वो भाई का दोस्त करेगा, वो सारे मिलके जो है ना डांस करेंगे। और उस मेहंदी के आइटम के डांस को जो है ना वो एक ड्राइवर भाई भी आपके घर का देखेगा, आपके घर का मुलाजिम भी देखेगा, ठीक है, आपकी पूरी दुनिया देखेगी, गैर लोग भी देखेंगे, नेबर्स भी देखेंगे, और अब्बा के दोस्त भी देखेंगे, जो आएंगे बाराती वो सारे देखेंगे, वो जो वेटर होंगे वो भी डांस देखेंगे। आजकल तो मेहंदी इज़ ओनली द डांस, द शादी इज़ द डांस फंक्शंस, द कपड़ा फंक्शंस एंड दैट्स इट। जो मोरल, जो सिखाने वाली बात, जो टीचिंग वाली बात कह रहे हैं, वो तो अब कोई सिखाता ही नहीं। कोई बाप कभी सुना है किसी घर में बैठ के बेटी को बता रहा हो कि बेटी तुम इस घर में जाने लगी हो? मैं समझता हूँ कि आज जो इस माशरे में डिटोरेशन, जो बड़ी खूबसूरत आपने मिसाल दी जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी क्योंकि उस कल्चर को पास से देखते हैं। एक जो घरों में जो डिवीज़न पैदा हो रही है, मेरे पास 2 कहानियाँ हैं, वो भी मैं सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात था। जो घरों में जो बहुत ज़्यादा डिवीज़न पैदा हो रही है, बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। भाई माएँ जो है ना वो खाना ही नहीं पकाती, जब खाना नहीं पकाती तो वो साथ मिल के खाते नहीं हैं, वो ऑर्डर करते हैं। जब ऑर्डर करते हैं तो खाने में जो माँ की जो मोहब्बत थी, वो माँ का जो एसेंस था, वो इक़दार की जो ट्रांसफ़र थी, वो जो खाना पकाते हुए वो जो दुरूद शरीफ का पढ़ना, और वो उसमें उसका अपनी मोहब्बत का एहसास, और कि भाई मेरे बच्चे को या मेरे शौहर को या मेरे ससुराल वालों को ये इस तरह पसंद है, वो जो ख़ास चीज़ें उसमें इंग्रेडिएंट डाली जाती थी, वो अब वो किसी बर्गर शॉप के बंदे को या किसी शौरमा वाले बंदे को उसको क्या चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है तो आपके अंदर। क्या बात, पहले तो ये एक बहुत बड़ी डिवीज़न पैदा हो गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, घर को बचाने के लिए माँ को खाना बनाना चाहिए। क्या बात है। वो माएँ जो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सो जाती हैं, उनसे कहें कि ज़रा उठें, क्या बात और उठ के जो है ना इस पे काम करें, ताकि वो बच्चे कल को आपको पूछें। नहीं तो फाउंटेन हाउस जैसा इदारा खुला हुआ है, कोई शक नहीं। दो मैं आपको मिसालें देना चाहता हूँ, बड़ी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहले तो नेगेटिव मिसाल, सबसे ज़्यादा जो झूठ हम बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं वो रिश्तों में बोलते हैं। जब रिश्ता हो रहा होता है झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं बातों को। नतीजा ये है कि जब आप किसी जहनी मरीज़ या किसी एडिक्ट या किसी कामचोर के साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, यही चीज़ें जो है ना मैं लड़की के लिए भी कहता हूँ कि कोई बहुत कामचोर और बहुत जो है ना वो साइकेट्री की मर्ज़ में मुब्तला लड़की, खाली ये तो नहीं है कि साइकेट्री के मर्ज़ में लड़का या लड़की जो कपड़े फाड़ के भाग रहा हो, एक नॉर्मल डिप्रेशन और एंग्जाइटी और दूसरी बीमारियों में जो कन्वर्जन डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। जब आप शादी करते हैं तो झूठ बोलते हैं कि यह इसको कुछ नहीं, बेहतरीन है ये मामला। पहले ही बीज आप बो रहे हैं झूठ का, ठीक है। अल्टीमेटली वो जब शादी होती है वो चीज़ें खुल के सामने आ जाती है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, देखिए कुछ रिश्ते मैंने ऐसे 2 मैं आपको मिसालें देना चाहता हूं। एक हमारे जानने वाले, बल्कि मेरे एक थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने शेयर किया अपना कि उनके मोहल्ले में एक फैमिली आके रही किराए पे, और वो फैमिली जो थी वो किसी दूसरे शहर से आई, लाहौर शहर में, और वो बेचारे उनके साथ कोई वहाँ धोखा हो गया था या कारोबार में नुकसान हुआ था, तो वो लाहौर आके रहने लगे। वो 6 बच्चे थे और 2 माँ बाप थे, एक कमरे के मकान में आके रहे। लेकिन वो कहती है कि मैं जब उनसे मिलती थी तो उस वक्त कोई जॉब नहीं थी उनके पास, तो वो इतना अच्छा मिल के रहते थे, और वो एक ही प्लेट में खाना बनाती थी वहाँ, और वो मिल के सारे 8 लोग एक वक्त खाना खाते थे। तो इसने उससे पूछा माँ से, उनके अब्बा से, कि आपका एक प्लेट में खाना जो है ना वो पेट भर जाता है? कहते हैं जब हम मिल के खाते हैं तो पेट भर जाता है, हम अलग अलग खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। आप देखिए कितनी खूबसूरत मिसाल है। और वो बात करते थे हम मिल के खाते हैं, मैं नहीं। तो वो जो हम का लफ्ज़ था ना, उसने उनके अंदर इतनी एनर्जी। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात उसने शेयर की जो मैं हैरान हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में सुनी नहीं, लेकिन जब ये बात उसने शेयर की तो मुझे याद रह गई। कहते जब भी बीवी से कोई गलती होती थी, कहते भाई आपका रिश्ता इतना खूबसूरत कैसे चल रहा है, एक कमरे में माइग्रेटेड लोग हैं, मुश्किल से गुजारा हो रहा है, कोई अभी इनकम नहीं है। कहते जब ये गलती करती है ना
तो ये फटाफट माफ़ी मांग लेती है। अब माफ़ी कैसे मांगती है? ये खड़े होकर सारे बच्चों के सामने कान पकड़ के अपने मियाँ से माफ़ी मांगती है, और मियाँ से भी गलती हो तो वो भी कान पकड़ के माफ़ी मांग लेता है। यार कितना ज़बरदस्त, कहाँ गया ना, कहाँ गया मुकाबला, कहाँ गया तुम और मैं, सब हम हो गए ना, सब हम हो गए। तो ये इतनी शानदार मिसाल है, जरा घरों में करके तो देखें फिर कैसे घर टूटेंगे। अब नेचुरली जब इतनी बड़ी सपोर्ट है, अब वो मैं ऐसे घर की मिसाल दे रहा हूँ जो छोटा और गरीब घर, जिसे आम मेरे हिसाब से तो कोई गरीब अमीर नहीं होता, लेकिन जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज थे, लेकिन वहाँ पे खुशी मौजूद थी, वहाँ पे इज्जत मौजूद थी, वहाँ पे ख्याल, तहफ़्फ़ुज़। शादी का दूसरा मतलब, एक तो पहला मतलब मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के लिए आसानियाँ, और दूसरा मतलब ये है कि तहफ़्फ़ुज़। यहाँ तो शौहर से ही डर रहे हैं, छुपा रहे हैं उससे। औरतें जो हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज छुपा रही हैं, मर्द फाइनेंशियल इश्यूज छुपा रहे हैं, बता ही नहीं रहे तनख्वाह कितनी है, और तो और मोबाइल के पासवर्ड्स एक दूसरे से छुपा रहे हैं, पासवर्ड छुपा रहे हैं। मतलब ये तो दुनिया की सबसे ख़राब बात ये है कि अगर आप एक पार्टनर हैं और इसमें एतमाद ही नहीं है तो कितनी ख़तरनाक बात है। अच्छा, एक और मिसाल, एक तरफ तो ये इतना शानदार और ख़ास तौर पर मैंने बताया कि पॉजिटिव एक्टिविटी वाली फैमिली थी। एक बच्चा हमारे पास लाया जो हमने पहले भी मेरे ख्याल से डिस्कस किया, लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँ, मेरे दिल से लगी हुई है बात। और वो बच्चा जो था वो बहुत डरा सहमा, उसका जिस्म पे ना कट लगे हुए, और बहुत उम्र भी ज़्यादा बड़ी नहीं, 8-9 साल का बच्चा होगा, और वो बात नहीं कर रहा था। लेकिन हमारे थेरेपिस्ट ने उसको अकेले बिठा के उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं। गुस्सा करता है तो माँ कहती थी टक्करें मारता है। उसको जब दूसरे कमरे में भेज दिया गया और उसकी माँ को बुलाया गया तो उसने कहा कि जी ये मुझे तलाक हो गई है और ये बच्चा मेरा बच्चा है, इसकी तबीयत। उन्होंने कहा जी इसका बैकग्राउंड बताया, तो उसने कहा कि इसका जो बाप था वो जहनी मरीज़ था, हमें बताया नहीं था शादी के वक्त, तो वो मुझे रोज़ मारता था, और यहाँ तक मारता था इसके छोटे के सामने कि इवन मुझे अनड्रेस करके उसके सामने खड़ा करता था कि देखो अपनी माँ की तरफ, ये करप्ट है। तो ये बच्चा उस वक्त तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन जब मुझे तलाक हो गई, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसने अपना गुस्सा ऐसे निकालना शुरू किया कि मैं अपनी माँ बाप के जब घर आई तो वहाँ पे कुछ पेट्स थे, तोते और चूज़े, तो ये उनको मुंह में रख के उनकी गर्दन काट देता था। अब वो अपना गुस्सा किस तरह निकालता था कि वो जो चूज़े थे उनको अपनी स्केल से, पढ़ने वाली स्केल से काटता था, फिर अपने आप को काटता था। यानी आप देखिए जो माँ बाप का एक्ट है। अच्छा, मुझे क्योंकि साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों के साथ काम करते हुए 30-32 साल हो गए, और इस फाउंटेन हाउस में भी 22 साल मुझे हो गए। मैंने साइकेट्री के हर मर्ज़ में ये देखा है कि जहाँ पे हेल्दी रिलेशन है पेरेंट्स का अपने पेरेंट्स के साथ हेल्दी रिलेशन है, वहाँ पे साइकेट्री की बीमारी चाहे वो कितनी बड़ी भी हो, उसके ठीक होने के चांसेस 100% रहते हैं। क्या बात। इमरान से ब्रेक लेंगे और फिर हम आपसे ही पूछेंगे कि कुछ औरतें, एक पहलू ऐसा भी है कि जहाँ पे वो मर्द के ख़िलाफ़ करती हैं, कि अपने बाप के ख़िलाफ़ कर देंगी, कहेंगी कि भाई बाप आ रहा है ये कर लो, बाप आएगा तो ये कर देगा, बाप ने तुम्हारा किया पांचा कर देना। ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखें मियाँ बीवी के साथ जुड़े हैं बच्चे उस रिश्ते के साथ, तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरीके से जो है ना रिश्ते को ख़राब करती हैं कि एक औरत अपने बच्चों को अपनी तरफ तो कर रही है मगर बाप से दूर कर रही है। ठीक है, ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि कुछ जो औरतें होती हैं वो आगे। अच्छा, मैं कही थी कुछ औरतें होती हैं जो ना अपने ही घर में अपने ख़िलाफ़ टीम जो है ना वो मियाँ के ख़िलाफ़ तैयार कर रही होती हैं, बच्चों को अपनी तरफ कर रही होती हैं और बाप के ख़िलाफ़ कर रही होती हैं। हर बात पे कहती हैं बाप आएगा तो ये हो जाएगा, वो आएगा तो यूँ होगा, आने दो तुम्हारे बाप को, आज ये वो, तो अपनी टीम तैयार करती रहती हैं, तो बाप से डरा के भी रखती हैं, बाप के करीब भी नहीं होने देती हैं। ये क्या साइकी होती है बीवियों की? जी, ये बहुत ही खूबसूरत बात है और ये जन्म देती है ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स को। हमारे पास एक मेंबर था, मैं ज़रूर उसकी मिसाल दूँगी। वो बहुत ही प्यारा बच्चा था, 18-19 का होगा, लेकिन इतनी सीवियर इश्यूज़ के साथ था, उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी का भी डिसऑर्डर था, इसके साथ साथ वो टकरे मारता था दीवारों पे, एंड ही वाज लाइक सीरियस इलनेस। तो जब हमें उसकी हिस्ट्री की तो हमें पता चला कि इसी तरह से जो वालदा थी वो दिन रात तुम्हारे अब्बू की वजह से ये हो गया, तुम्हारे अब्बू की वजह से ये हो गया, ये जो तुम्हारे से ऐसे ऐसे हुआ ना, ये सब तुम्हारे अब्बू की वजह। एंड द सेम टाइम
जो वालिद वापस आते थे घर में तो उसको लेके बैठ जाते थे साइड पे और कहते थे तुम्हारी माँ की वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी माँ की वजह से ऐसा हो गया। और बच्चे के अंदर वो कन्फ्यूजन डेवलप होती गई। जैसे ही वो टीनेज में आया तो चीज़ें ट्रिगर होना शुरू हो गई। कन्फ्यूजन, वो एंटी सोशल हो गया, लोगों से मिलना जुलना उसे छोड़ दिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। और फिर अल्टीमेटली उसकी ये हालत हो गई थी कि वो जान ही नहीं पाता था कि वो है कौन। वो कभी अपना नाम कुछ बताता था, कभी अपना नाम कुछ बताता था। और जब वो हमारे पास आया तो वो इतनी सीरियस इलनेस में था। तो कहने का मकसद ये है कि हम जिस दरख्त पे बैठे हैं, जिस शाख पे, अगर हम उसी को काटते रहेंगे तो क्या होगा। ये ज़रूर मैं आपके तवज्जुह से बात बताऊंगी उन ख़वातीन को जो ये करती हैं कि इवेंचुअली जब आप बाप की इज़्ज़त कम करते हैं या बाप माँ की इज़्ज़त कम करता है तो आपकी भी कम हो जाती है। फिर वो अल्टीमेटली ना आपकी बाप की इज़्ज़त करते हैं ना माँ की इज़्ज़त करते हैं। उनकी अपनी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट आता है, उनकी अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये कतन एक अच्छा रवैया हम नहीं बच्चों है। के साथ भी दुश्मनी निकाल रहे हैं कि उनका जो फ्यूचर है वो ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और आपके साथ सवाल ऐड करूँगी कि ये जो औरतें हैं, मैं चाहूँगी इनको इसे कोई एक रास्ता बताएं, कोई मशवरा दें कि जिसमें ये जो आज की औरत बोलती है ना कि मुझे कामयाब मर्द चाहिए, पैसा सब कुछ उसके पास हो, मैं जाके बस इंजॉय करूँ। तो जो साथ ग्रो करने वाली बात है, जैसे कि आपने इनके साथ ग्रो किया, इनको भी ग्रो किया, ख़ुद भी ग्रो हुई इनके साथ, एक रिश्ता भी ग्रो किया आपका, तो ये कैसे रास्ता अपना सकती है आज की औरत? जी बिल्कुल, ये यंग एज में बहुत ज़्यादा है। मैं इसकी थोड़ी सी एक फ़िलोसफिकल साइड भी ज़रूर बताऊंगी कि आज के दौर के लोग मोबाइल ओरिएंटेड हैं, हम बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पे देख रहे होते हैं। हमने देखा है कि जो सॉल्यूशंस हैं वो ऐसे चाहिए हमें जैसे इजी डाउनलोड होता है ना, कि ये मसला आया, यूँ आपने डाउनलोड किया कुछ और सब ठीक हो जाएगा, यूँ होगा, मुझे ये ड्रेस पसंद आ गई है, बस मैं अपने मियाँ को कहूँगी एंड ही शुड बी गिविंग मी नो टाइम, बस वो जहाँ से मर्ज़ी लाए, वो ये ब्रांड ला के दे, वो मुझे ये जूता ला के दे, वो मुझे ये चीज़ दे दे, वो चीज़ दे दे, मैं फ़लाँ हीरोइन की तरह वो आए और फूल पेश करे और फिर उसके बाद यूँ हो जाए और वैसा हो जाए। तो ये जो हम एक ड्रामाई ज़िंदगी के अंदर रहना चाहते हैं, ये जो दुनिया, ये जो हकीकत से थोड़ी दूर है, बल्कि काफ़ी दूर है, तो ये चीज़ें आजकल के रिलेशनशिप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आ रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो आज के दौर के यंग बच्चे आ रहे हैं उनमें इतनी अदम बर्दाश्त इसीलिए कि वो ये समझते हैं कि मोहब्बत का मतलब शायद सिर्फ़ ख्वाहिशात को पूरा करना है। आप ये बात समझे कि ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन अगर आप मिल के ग्रो करेंगे, अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि नो टाइम मैं अपने हस्बैंड को कहूँ और वो मुझे ये ख्वाहिश पूरी कर दे, तो वो फिर मुझे लगता है कि वो थोड़ी सुपरफिशियल है। उसका होना थोड़ा सा हर बात, ये क्या था, मुझे क्या किया मेरे लिए, क्या किया है मेरे लिए, क्या मुझसे अच्छी गाड़ी में तुम घूमते हो, मुझे कौन सी गाड़ी दी है, कपड़े, चीजें सब, ये क्या है, तुम्हारा फर्ज था, योर ड्यूटी, यू हैव टू गिव इट। तो इसमें एक व्हाट यू हैव टू क्या होता है, वो कर रहा है, वो प्यार कर रहा है, चीजें दे रहा है, यू हैव टू, तुमने करना ही था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर माइंडसेट चेंज करना, जो ट्रिक है इसका वो ये है कि जस्ट इमेजिन कीजिए, अल्लाह ना करे कि वो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारा हो गया या प्यारी हो गई है, तो उस वक्त आप सोचेंगे फ़लाँ उसमें कितनी अच्छी ये बात थी, उसमें फ़लाँ बात बहुत अच्छी थी, वो ऐसे करता था, कितना अच्छा मुझे लगता था। आप रोएंगे उसकी याद में या रोएंगी उसकी याद में। वही उसकी अच्छी बातें आज उसकी ज़िंदगी में याद कर लें, वाह, है ना, वही उसकी अच्छी बातें आज उसकी ज़िंदगी में अपने सामने रखेंगे तो रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं होगा। ये अच्छी ट्रिक है या कि बिफोर यू नोवेयर, उससे पहले आप सोचें, जस्ट थिंक कि वो नहीं है, तो उस वक्त जो अच्छी बातें आपको याद आएंगी वो आज याद कर लें। वाह, सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपको उसकी अच्छी बातों को याद करना है और एक दूसरे को एकोमोडेट करना है कि वो जैसे हैं। कामयाब शादी, पसंद की शादी, देखिए, चाहे वो पसंद की हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, रिक्वायरमेंट वही है, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करना, स्पेस क्रिएट करना। तो फिर ऐसे क्यों होता है, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए मर्द एक औरत को अगर पसंद करता है, उसके पीछे भागता है, उसके पीछे ख्वार होता है, जब उसकी ज़िंदगी में आ जाती है तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं करता है। ऐसी सिचुएशंस भी आपने देखी हैं? आप भी हम रोज़ ये सिचुएशन जरूर जानना चाहूँगी। हम रोज़ ये देखते हैं ना, रोज़ देखते हैं, और हम ऐसे शानदार लोगों को भी देखते हैं। देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ फाउंटेन हाउस की। फाउंटेन हाउस के जो बानी थे ना, प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब, उन्होंने फाउंटेन हाउस बनाया इसलिए कि उनकी बेगम ने उनको कहा था हम मिल के बनाएंगे।
और वो अपनी खर्चे में से, घर के खर्चे में थोड़े थोड़े से पैसे बचा के वो उनको देती थी और उससे वो सारा सिलसिला चला। ये आसान काम नहीं था। देखिए हर इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे एक औरत का किरदार था जिसने अपने शौहर की ख्वाहिश के हिसाब से उसको सपोर्ट की। सेम विद अस, हम दोनों का कॉज एक है, हम मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, हम एक दूसरे को एकोमोडेट करते हैं सारे मसले के अंदर, तो हम कंफर्टेबल हैं। नहीं तो वो दिन भर ये मेरा हिसाब लगाते रहे कि जो रात को आप देर से कैसे आ रहे हैं, आप किन किन हॉस्पिटल में जाते हैं, आप कहाँ कहाँ बैठते हैं, तो हो गया काम। ना मैं वो काम कर सकता हूँ, इसी तरह ये काम कर रही होती है। तो मेरा ख्याल ये हौसला अफजाई कैसे करते हैं? ये आपकी हौसला अफजाई कैसे करते हैं? मतलब ये एक ट्रिक जो है मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी शुड नो अबाउट इट। बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि थोड़ी थोड़ी हौसला अफजाई बड़े बड़े रिश्ते डेवलप करती है। अच्छा, ये जो हम सी बातों पे हमें, अच्छा देयर इज ऑलवेज अ गुड साइड एंड अ बैड साइड इन एवरी पर्सन, हर एक चल रहा है, बिल्कुल। अच्छा, द मोर यू फीड द गुड साइड, उसकी अच्छी बातों पे जितनी हौसला अफजाई करेंगे वो साइड ग्रो करेगी। जितना ज़्यादा आप उसकी कमियों को इग्नोर करेंगे, बल्कि इग्नोर भी नहीं, मैं कहना चाहूँगी मैं इधर रख रही हूँ, एक ईंट इधर रख रही हूँ, जो अच्छाई वाली उस पे एक दो ईंट ज़्यादा रखूँ, इधर कम रखूँ, इधर थोड़ा कम ग्रो करना है। एक टेक्निकल एक बात और थी उसमें, ये था कि डिफरेंस को वैल्यू करें, उसको एंजॉय करें। जब आप दो लोगों में डिफरेंस है, नहीं मैं आपको नहीं समझ, जैसे फॉर एग्जांपल, आई होप ही वोंट माइंड इफ आई कोट, इनको जो है ये ना नहीं करते ज़्यादातर, तुम भी आ जाओ, ऐसा है, हम जितने भी थके हों आए ना, आप आएँ, आप इस तरह करें, उस तरह करें। तो मैं दो काम कर सकती हूँ, या तो मैं उस पर चिढ़ जाऊँ, परेशान हूँ, आपको ख्याल नहीं है, मैं थकी हुई हूँ, यू नो समथिंग, एंड और इन द अदर वे आई लव दिस, आई स्माइल ऑन इट, कि अब इनसे ना नहीं कहा जाएगा, अब ये उसको बुला लेंगे, एंड आई स्माइल ऑन इट एंड आई रिस्पेक्ट द डिफरेंस, आई रिस्पेक्ट के वो इस बात का जो है ना, व्हाट। अच्छा, एक बात मैं और कहूँ, जिन्होंने कहा ना अप्रिशिएट कैसे करें, वाह, आप दूसरों की बीवियों को तो यार आई लव यू कहते हैं, बड़ा दिल चाहता है आपको दूसरों की बीवियों को आई लव यू, अपनी बीवी को कहें आई लव यू रोज, किसी और दूसरी को बोलने की दिल ही नहीं चाहेगा यार, आप अपनी। अच्छा, ये चीज़ मैं बीवियों से भी कहता हूँ कि भाई कितनी दफ़ा आप कहते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शादी के बाद, कहें तो, आपसे अच्छा मर्द ही कोई नहीं था दुनिया में, कहें तो, यू आर माय आइडियल, ये कोई क्यों नहीं। इससे पहले, शादी से पहले कितनी कितनी दुआएं जायनमाज़ पे बैठ के करते थे कि ये मिल जाए बना हुआ डिजाइंड बंदा, अब मिल गया ना, उसको कहें कि आप दुनिया में सबसे अच्छे हैं, उसको कहें कि आप मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मियाँ बीवी को एक खूबसूरत दोस्ती और सहेली की तरह रहना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दोस्ती। अरे वाह। और दोस्ती जो है ना वो ऐसी हो कि जैसे सहेली के साथ आपके पेट में दर्द होता है ना रात को, सब कुछ सुबह जाके बताना है उसको, बताना है, ऐसा मैंने सारी बातें उसको बतानी है कि मैंने ये सूट खरीदा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये खाया है। भाई यही सेम काम आप अपनी बीवी के साथ करें या आप शौहर के साथ करें, तो देखिए कौन तीसरा बीच में आएगा। नहीं तो जो वैक्यूम के लिए होता है फिर तीसरा आता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका भी मिसेस इमरान। बहुत अच्छा शो, बहुत प्यारा शो। मुझे लगता है आज के शो से किसी एक भी रिश्ते की रहनुमाई हो गई ना, और कोई एक रिश्ता भी बच गया ना, तो आप सबको ये सदका जारिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहुत दुआ है आप लोग इसी तरह खुश रहें और इस तरह की मिसालें देने के लिए बार बार मेरे शो पे आए, ताकि ये मशवरे जो है ना, जो आपको घर से तरबियत में नहीं मिल रहे, वो हमारे इन मेहमानों से मिलें। क्या बात है। और नेक मेहमान है, नेक आप लोगों को मशवरे दिए हैं, इन पर अमल ज़रूर कीजिएगा, अमल कीजिएगा। टेक अ ब्रेक। मैं आपको बताऊं, मेरे पास सीरियसली मैं जिस बात को कहूँ ना कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मैं सुबह शाम लोगों के लिए बात करती हूँ कि भाई निकम्मो घर से निकलो, कोई काम करो, कोई रोटी कमाओ जाके, सारा दिन घर पे लाश की तरह मत बैठो, ठीक है। अपने दोस्त यारों में घूम रहे हो, सारा दिन सो रहे हो, वेले बैठे हो, फिर कहते हो काम नहीं है, हालात सही नहीं है, मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो। आपको अल्लाह ताला ने हाथ पैर सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है, मगर आपने चलाना कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे एक मेहमान हैं मोहम्मद शहबाज, उनके हाथ नहीं है, एक नहीं दोनों, मगर उसके बावजूद कौन सा ऐसा काम है जो वो नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे काम कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे छक्के मार रहे हैं। अरे मजाक के अलावा ये मैं हिल गई हूँ। आप चीज़ें भी इनकी देखें, इनकी कोई पैकेज है वो देखें, आप तो हैरान हो जाएंगे। मोहम्मद शहबाज साहब से मैं आपको मिलवाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? भाईजान हम सोए, मैं मेरी बेटी आई भी, वो आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हो गई है। मैं तो घर जाने से पहले पूरे रास्ते आपकी यूट्यूब की सारी वीडियोस देखूंगी। आपके यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अनोखा शहबाज। अनोखा शहबाज। अब वो देखें सामने फुटेज में, खाना खुद खा रहे हैं, पानी खुद पी रहे हैं, ठीक है, रोटी खा रहे हैं, ठीक है, किसी के मोहताज नहीं है, सब कुछ अपना अपने साथ करें। बल्ले से देखें, छक्का, चेक दिस आउट। यार ये तो हमारी क्रिकेट टीम जो है ना, उनको दिखाना चाहिए हमें, जिस तरह से हम लोगों से मजदूरी, ये इतनी ईंटें आप ऐसे, और तेजी से, आम मजदूर से ज्यादा तेजी से आप उठा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ओह माय गॉड। पेंटिंग कर लेते हैं, दीवारों को पेंट कर लेते हैं, और सब तरीके से सारा काम, फ़ोन उठा लेते हैं। फ़ोन पे आप दिखा सकते हैं कैसे आप फ़ोन उठाते हैं? अगर आपको फ़ोन आ जाए, किसी की कॉल आ जाए, कैसे उठाएंगे? ओह माशाल्लाह यार। और वापस कैसे रखेंगे? पानी पिएंगे आप? ज़रूर। कैसे पिएंगे आप? बोतल पी ली, बोतल का ढक्कन भी खोल लिया, बोतल का ढक्कन बंद भी कर लिया और रख भी दिया। उफ माशाल्लाह। पेंट कैसे करते हैं आप? वो बुरश ना बन के ना जी, डंडा उन्होंने लम्मा करके ना जी, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ पेंट कर लेदा। और क्या क्या काम करते हैं पैसा कमाने के लिए आप? और कैसे रोज़ी रोटी कमाने के लिए कैसे काम करते हैं? इतनी मेहनत, इतना टैलेंट, हर किस्म का काम तो कर, मजदूरी में और क्या क्या कुछ कर लेते हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे काम ਜਿਹੜੇ ना खुद कर लेना। मैं किसी उत्ते बोझ नहीं बनया। अगर मैनू मेरे मालिक ने कोई हथ नहीं ना अता दिते, तो अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी उत्ते बोझ भी नहीं। कितनी बड़ी बात है कि आप देखें फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला को सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है? शुक्र अदा करना, और वो भी दिल से। आप शुक्र भी कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं, और बार बार कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, ट्रैक्टर भी चला लेते हैं आप? हाँ जी, ट्रैक्टर चला लेते हैं। ट्रैक्टर कैसे चला लेते हैं? इस बाजू के साथ जिमीदार का ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਈ ਚਲਾਉਣੀ, ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਭੈਂਸਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦੇ। तो पट्ठे चुकते किवें हो तुसी? ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। तो ए जो तुसी मजदूरी कर रहे थे, एडी ईंट पत्थर हाँ जी। तुसी चुक रहे सी, जी हैवी नहीं हुंदा है ਤੁਹਾਡੇ लिए? देखो ना, अगर भारी मैं नहीं हुंदा है ਤੁਹਾਡੇ लिए? अगर किवें मैं- चुकदे हो ते वेट एदे छोटे? अगर मैं हिम्मत ना करा जी, तो मेरे लिए फिर कुछ भी नहीं होएगा। ठीक है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम अपने शौक ਨਾਲ करदा। कोई ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਚ ਕਰਨ ਆ ईटा नु कैच करना ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੀ। किवें ईटा नु कैच करना किवें? मतलब तुसी कोई ईंट आवेगी तुसी कैच कर ਮੈਂ रहे हो? ਕੈਚ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। अच्छा इतना काम तुसी कर रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम जिंदगी दे, पैसे कमा लेंदे हो सही? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तुसी शादी हो गई है? नहीं, शादी का रोला जी। अल्लाह ताला तुहाडी शादी भी कराए। तुहाडी एक वीडियो जो है ना बड़ी वायरल हो रही है, तुसी आप बोल रहे हो तो मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ, तो तुसी ते रिश्ता लभ रहे हो?
हाँ जी, घर ਦੇ माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, यार दोस्त भी कोशिश कर रहे हैं, सारे दोस्त कोशिश कर असल ना रिश्ते काफ़ी आए हैं, लेकिन ना बाजू वाल देख के फिर लोग ना कुछ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, क्रिकेट खेल के आए हैं, उन्होंने लोगों को पता भी ये मुंडा काम सारे कर लेंदा। भाई मैं तो यहाँ पे अनाउंस करने लगी हूँ, अगर किसी को रिश्ता अच्छा चाहिए, कोई मेहनती लड़का, जिस तरह के यहाँ पर छोटे मोटे नुस्ख तो हर एक में होते हैं, मगर ये नुस्ख कोई इतना बड़ा नुस्ख नहीं है जितने बड़े नुस्ख वाले लोगों से आप लोग शादी कर लेते हैं, तो ये कोई ऐसा नुस्ख नहीं है, ठीक है। कोई शराबी हो, कबाबी हो, अय्याश हो, ख़राब हो, लालची हो, आपका पैसा खाने वाला हो, आपको मारने पीटने वाला हो, ठीक है, आपकी इज़्ज़त ना करने वाला हो, ठीक है, तो उन सारों से बेहतर ये कि ये छोटा सा नुस्ख जो है वो कोई नुस्ख नहीं है, मेहनती है, कामयाब है, काम करता है, अपना पैसा कमाता है, दुनिया में नाम कमा रहा है, टिकटॉक पे फेमस है, यूट्यूब चला रहे हैं, दिल का अच्छा है, रिस्पेक्ट करता है, ख़ानदानी है, उठने बैठने के और सारे तौर तरीक़ों का पता है, लड़की को किस तरीके से रखेगा, तो शादी अगर करना चाहती है कोई, अगर ऐसी फैमिली कोई है, तो इनके यूट्यूब चैनल जो है उस पर आपके नंबर्स लिखे हुए हैं? नहीं, नंबर नहीं लिखे। तो नंबर कित्थों लभे? कोई रिश्ता आवेगा तो कित्थे कित्थे नंबर कित्थे? और शाह साहब को मैसेज आ जाते हैं, कोई नंबर बता दो तुसी, ਅਸੀਂ नंबर बता दे लाइव। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ? 0301 0301 7137 7137 099 099 099। ठीक है, इस नंबर पे शहबाज साहब को कॉल करके अगर कोई पसंद है, कोई इस तरह का रिश्ता है तो आपकी नज़र में, तो प्लीज़ बताइए भी और करवाइए भी। सही रिश्ता है, ये सही रिश्ता है, ठीक है। कौन से गांव से ताल्लुक़ है आपका? तहसील समुंदरी, जिला फैसलाबाद, चाका नंबर 399। ठीक है, सालेपुर। और क्या उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन है 35 साल। 35 साल। तो मैं इनका रिश्ता लाइव सबसे यहाँ पे दरख्वास्त कर रही हूँ कि कोई बताइए, कोई अच्छा रिश्ता है तो सामने आइए और इनकी जो है ना शादी करवाइए, ये खुश रखेंगे, ख़ुद भी खुशहाल हैं, अच्छे हैं और काम करने वाले, मेहनती, भाई मेहनती लड़का है, सबसे बड़ी बात। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, माजूरी उसको कहते हैं कि जिसके बाद आपके हाथ में सब कुछ देखें ना, चीज़ें हो, मुयस्सर हो, आपके हाथ भी हों, बाजू भी हों, उसको हम माजूर कहेंगे और वो कुछ ना कर रहा हो, ठीक है। और हम इनको माजूर नहीं कह सकते क्योंकि ये सब कुछ कर रहे हैं, बाजू हाथ ना होने के बावजूद, इस कमी के बावजूद दुनिया का सारा काम खुद कर रहे हैं, इज़्ज़त भी कमा रहे हैं, माशरे में नाम भी कमा रहे हैं। और जो लोग वेले बैठे हैं ना आज अपने घरों पे, जो रोटियां नहीं कमा रहे, जो फालतू बैठे हैं और कहते हैं हमारे पास करने को कुछ नहीं है, हमारे पास ज़राए कोई नहीं है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, करें क्या, कहाँ से रोटी लाएं, जिनकी घर की बहनें बेचारी जाके जॉबें कर रही हैं, माएँ बाहर रोडों पे निकल के जो है ना काम कर रही हैं, घर के काम भी कर रही हैं, कपड़े भी सी रही हैं, दर्जन भी बनी हैं, बाकी बच्चों को भी पाली हैं, जवान जहान लड़के लाशों की तरह जो घर में सोए हुए ना। तो मैं आप सबसे कहूँगी कुछ शर्म करो, कोई हया करो कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सब कुछ कर रहे हैं और तुम लोगों के पास हाथ पाँव सब कुछ दिमाग होने के बावजूद तो अपनी बहनों से तुम लोग अपनी माओ से काम करवा रहे हो, खुद वेले बैठे हो। निकम्मो, निकलो जाकर बाहर काम करो, निकलो काम करो। ब्रेक लेंगे। भाई खुदाफिज।